एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अभी अभी 10th में आए दो लड़कों ने बड़ी ही आसानी से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नामक काफ़ी टफ लग रहे चैप्टर को बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर दिया। आज हम देखते हैं कि कैसे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को भी ये दोनों ख़त्म करते हैं और इस लेवल को भी पार करते हैं। भाई केमिकल रिएक्शंस तो हो गया, अब अपने को एसिड बेसिस एंड हे भगवान, और खाओ रात को 4-4 बजे आइसक्रीम। समझ गया मैं, तू तो कुछ समझा पाएगा नहीं अब। ठीक है, करो सर कॉल, समझाते हैं आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके तो चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही आसान है, पता है। जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मुझे लगा कि यार तो बहुत ही आसान चीज़ है। मतलब मैं कभी सोचा ही नहीं था कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि इतना बड़ा चैप्टर लगता है इतनी आसानी से हो जाएगा। ओके चलो, खाने का टेस्ट सार या बिटर क्यों? सार यानी कि खट्टा और बिटर यानी कि कड़वा। ओके, बिटर यानी कि कड़वा, राइट। सो बेसिकली खाने का टेस्ट जो होता है वो या तो सार होता है, या तो बिटर होता है, या फिर स्वीट होता है। अपन अभी यहाँ पर सार या फिर बिटर की बात कर रहे हैं, यानी कि खट्टा या फिर कड़वे की बात कर रहे हैं, राइट। अब जो हमारे एसिड्स होते हैं वो जनरली सार होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? सार होते हैं। सार यानी कि खट्टे होते हैं। और जो हमारे बेसिस होते हैं वो जनरली बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे से होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एसिड्स के लिए, वो है हमारा लेमन। ठीक है, लेमन जो होता है, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ये जो सिट्रिक एसिड होता है ना, इसके कारण जो हमारा लेमन है हमको खट्टा लगता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो वाइब आ रही है? ठीक है, ये वाइब समझ आ रही है कि यार जो हमारा लेमन होता है वो बेसिकली खट्टा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन इट। हमारे जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? याद ऐसे रख सकते हैं, बेस बिटर, बेस का बी, बिटर का बी, राइट। काफी आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा पोर्शन है। अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं लिटमस की। लिटमस सुना होगा ना, काफ़ी सुना होगा लिटमस। तूने शायद नहीं सुना होगा क्योंकि लैब की बातें हैं और लैब से तेरा संबंध है नहीं कुछ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। लिटमस, लिटमस का रंग बदलना। हम लोग जनरली दो टाइप के बारे में सुनते हैं कि यार एक लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिटमस पेपर। अब बेसिकली एक लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक पेपर की तरह होता है। ठीक है, ये लिटमस पेपर है ब्लू कलर का और ये है हमारा लिटमस पेपर रेड कलर का। ओके, थोड़ी सी और ड्राइंग कर देता हूँ बढ़िया सी। अब यहाँ पर क्या लिखा है यार? अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यानी कि हमारे सामने एक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, एक सोल्यूशन है यहाँ पर। अब हमको टेस्ट करना है भाई, ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है? इसका नेचर क्या है? ये किस नेचर का है भाई? ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर ये न्यूट्रल है? इसका नेचर क्या है? तो ये नेचर पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और लिटमस उनमें से एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स वगैरह क्या होते हैं मैं थोड़ा सा देखो आगे समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं लिटमस की। ठीक है, तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर हम लोग इस सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और हमने इतना पोर्शन इसका डिप किया। ठीक है, डिप करने के बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं और हम लोग देखते हैं तो अगर इसका जो कलर है वो रेड हो गया है, इस ब्लू लिटमस का कलर अगर रेड हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो एक एसिडिक सॉल्यूशन था। ओके, ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो एक एसिडिक सॉल्यूशन था इफ दिस ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। ओके, अब मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये ब्लू लिटमस डालने के बाद में कलर चेंज नहीं हुआ, तो दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। देखो, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ये टेस्ट ट्यूब था जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि ये ब्लू लिटमस लिया और ये ब्लू लिटमस इसके अंदर डाल दिया। अब ब्लू लिटमस डालने के बाद में हमने देखा कि यार पहले केस में हमने क्या देखा कि कलर चेंज हो गया। अगर ब्लू से रेड हो गया, अगर ब्लू से रेड हो गया, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये सॉल्यूशन बेसिक ही है या तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि ना ही एसिडिक
ना ही बेसिक। अब इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, तो इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है, बेसिकली एक रेड लिटमस पेपर क्या होता है, देखिए ये रेड लिटमस पेपर है, यहाँ पर अगेन हमने ये वाला सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर वापस से बना रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है, क्या हुआ हमने इसको इसके अंदर डिप किया। ठीक है, इसके अंदर हमने डिप किया तो ये कंप्लीट रेड कलर का है हमारा। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर डिप किया, जब हमने इसको बाहर निकाला, इस पेपर को जब हमने वापस से बाहर निकाला तो क्या हुआ कि ये जो इतना पोर्शन था वो ब्लू हो गया, जितना पोर्शन हमने डिप किया था वो ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो एक बेसिक सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था, एक बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, लेकिन अगर इन केस यहां पर भी कलर चेंज नहीं होता है, यहां पर भी अगर ये रेड का रेड ही रहता है, उस केस में ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल था। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा। तो ये है हमारी ट्रिक जो कि है ए बी रोड। ओके, ए बी रोड। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये लिखा है ए बी रोड। ठीक है, ए का मतलब है एसिड, बी का मतलब है बेस और आर का मतलब है रेड। राइट, तो ए बी रोड यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, काफी आसान है, काफी आसान है। क्या है, कुछ नहीं है कि भाई एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ए बी रोड। अब इसको याद करने की एक और ट्रिक है जो कि है थोड़ी सी कलर से रिलेटेड। ठीक है, मान लेते हैं, हमको पता है यार कि रेड मतलब डेंजर, जब भी हम लोग कहीं रेड साइन देखते हैं तो एक डेंजर का साइन होता है ना। तो उस हिसाब से यार एसिड मतलब डेंजर, क्योंकि एसिड काफी डेंजरस चीज होती है। राइट, तो एसिड मीन्स डेंजर, डेंजर का कलर लाल। राइट, उसी तरीके से अगर हमारा जो लिटमस पेपर है, हमने जो ब्लू लिटमस पेपर डाला है, अगर वो रेड टर्न हो जाता है, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, यानी कि खतरा है, यानी कि लाल कलर। अब बात करते हैं लिटमस सोल्यूशन की। तो बेसिकली लिटमस सोल्यूशन जो होती है वो एक पर्पल कलर की डाई होती है, हम लोग यहाँ पर लिटमस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, लाइकेन, लिचन, जो भी बोल लो, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। यार ये 9th क्लास बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर था। आज भी सपने आते हैं इस चैप्टर के, नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे, बहुत ही खतरनाक। ओके, सो व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर बेसिक नॉर एसिडिक, इट इज पर्पल इन कलर। कौन सा कलर, पर्पल इन कलर। ठीक है, अब ये दिख रहा है ना यहाँ पर, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ है ना, ये सब के सब इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये सारे के सारे हमको हेल्प करते हैं टू बेसिकली डिस्टिंग्विश, टू बेसिकली नो कि जो हम सामने देख रहे हैं सोल्यूशन वो एक एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। ओके, इंडिकेटर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बता यार, गाड़ी का इंडिकेटर क्या बताता है? जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जब कोई भी इंसान गाड़ी चलाता है तो वो लेफ्ट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ता है, राइट इंडिकेटर देके राइट मुड़ता है, या फिर कुछ बहुत ही धुरंधर लोग होते हैं राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ते हैं और इंडिकेटर दिए बिना ही मुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इस जगत में, इस वाइब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर। एक ऐसी चीज जो कि अपना कलर चेंज करके ये बता रही है कि भाई जो हमारा सब्सटेंस है वो एक एसिड है या फिर एक बेस है। समझा? वाइब समझ पा रहा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके तीनों टाइप्स देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, अब नेचुरल से क्या समझ आ रहा है भाई? जो चीज़ें हमको नेचुरली मिलती है, नेचुरली अकरिंग चीज़ें जो होती हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओके, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, अनियन, वेनिला, क्लोव यानी कि लौंग जो होती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी ऑर्डर चेंज करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऑर्डर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी ऑर्डर चेंज करते हैं विद एसिड और अ बेस। ओके, तो ये एसिड या फिर बेस के साथ में अपनी ऑर्डर चेंज करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं। नेचुरल की बात नेचुरल में रहने देंगे, ओल्ड फैक्ट्री की बात ओल्ड फैक्ट्री में रहने देंगे। ठीक है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? जो कि अपनी ऑर्डर चेंज करते हैं, राइट, अपनी ऑर्डर चेंज करते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे होते हैं? जो कि बेसिकली नेचुरली अकरिंग होते हैं, राइट।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सिंथेटिक यानी कि जो कि बनाए जा रहे हैं, मैन मेड, जिनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, उन टाइप के इंडिकेटर्स को कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बेसिकली यार जो हमारे दो टाइप के सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उसमें से एक है ये फिनोलेप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब ये जो फिनोलेप्थलीन है, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेस के अंदर, एक बेस के अंदर ये जो हमारा फिनोलेप्थलीन है ये पिंक कलर शो करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है, न्यूट्रल चीज के अंदर, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ऑरेंज कलर शो करता है और एक बेस के अंदर येलो कलर शो करता है। अब ये एक याद करने वाली चीज है, काफी आसान है, क्योंकि जो फिनोलेप्थलीन है ये दो केस में कलरलेस दे रहा है, एसिड और न्यूट्रल। इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, एसिड न्यूट्रल बेस। ओके, एसिड न्यूट्रल बेस, तब जाके अगर हम वो टेबल जब याद करेंगे एग्जाम टाइम पे कि यार वहां पर कलरलेस था बीच में, लेकिन उसका हेडिंग क्या थी, उसकी हेडिंग क्या थी, तब याद आएगा कि यार वहां पर जो हेडिंग थी वो न्यूट्रल थी। तो इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, एसिड न्यूट्रल बेस। ओके, काफी आसान है। ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और बाकी जो हमने अभी पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। राइट, अब बात करते हैं यार कि दोस्ती कैसी है। ठीक है, एसिड्स, बेसिस, इनकी दोस्ती मेटल्स के साथ में कैसी है। ठीक है, ओके, तो अभी यार ये एक्सपेरिमेंट है, अगेन एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लैब में परफॉर्म किया जाता है। तो अभी यार ये जो हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से लगा के रखा हुआ है। इसके अंदर जो हमको ये दिख रहा है ना, जो सोल्यूशन दिख रहा है, जो पानी पानी टाइप दिख रहा है, वो एक्चुअली पानी नहीं है, वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ठीक है, ये है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स दिख रहे हैं ये बेसिकली जिंक के ग्रैन्युअल्स हैं। किसके ग्रैन्युअल्स हैं, किसके पीसेस है, छोटे छोटे जिंक के। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना कि जिंक एक मेटल है। ठीक है, और ये किस चीज के, ये मेटल्स किस चीज के अंदर है, इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। हमारा टॉपिक क्या था, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। राइट, ओके, तो अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन होती है यार इससे। ये जब रिएक्शन होती है ना तो इसके अंदर से हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट, तो ये जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि Zn प्लस H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2। ये जो ZnSO4 है ये बेसिकली एक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर निकली H2 गैस। अब ये H2 गैस निकली, इसका हमको पता कैसे चलेगा, इसका प्रमाण क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि H2 गैस जो निकली है वो एक्चुअली इसमें से कौन सी गैस निकली है, वो हमको पता कैसे चलेगा। जो सोप सॉल्यूशन में से बबल्स निकलते हैं, यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर H2 गैस निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर H2 गैस निकल रही है। अब ये जो H2 गैस है इस डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ से गई नीचे, यहाँ से गई नीचे, यहाँ से गई नीचे। ठीक है, और ये जो कर्व दिख रहा है ना यहाँ से बाहर निकल रही है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकल रही है तो ये सोप्स, ये यहाँ पर जो सोल्यूशन दिख रहा है वो बेसिकली एक सोप सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये सोप सोल्यूशन से ये जो हमारी गैस है ये गैस बाहर निकली। अब ये गैस जब बाहर निकली तो बबल के फॉर्म में निकली क्योंकि एक सोप सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो बबल्स हैं ये ऊपर गए और हमने एक कैंडल पकड़ी, यहाँ पर हमने एक कैंडल पकड़ी है, ये कैंडल है। ये कैंडल जब हमने यहाँ पर पकड़ी और ये जब बबल्स वहाँ पर इस फ्लेम के पास में आए, ठीक है, तो पॉप साउंड आया। उससे हमको पता चला कि ये जो गैस है बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस है। और एसिड और बेसिस के जो रिएक्शन होते हैं मेटल के साथ में उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती ही है। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशन है कि जब एसिड और मेटल मिलते हैं, एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है ना। अब ऐसे देखो एग्जाम में कभी याद नहीं आया कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो एक चीज याद रखना कि H2 तो बनेगा ही बनेगा। जब एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ में तो H2 तो बनेगा, तो हम लोग H2 तो लिख ही सकते हैं ना, राइट। और यहाँ पर LHS में हमारा ये जो पूरा पोर्शन है ये रहेगा। ओके, अगर H2 इसमें से निकल गया तो कौन दो जुड़ रहे हैं, Zn और SO4 जुड़ रहे हैं, तो हम लोग ZnSO4 लिख सकते हैं। तो कभी एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आया तो ऐसी हम लोग थोड़ी सी तिकड़म लगा सकते हैं, राइट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन हमको लिखते समय हमेशा इक्वेशन को बैलेंस्ड ही लिखना है। हमेशा मुझे और तुझे भी ये आदत डालनी है और तुम सबको भी ये आदत डालनी है कि जब भी कोई भी इक्वेशन लिखते हो उसको बैलेंस करके लिखना। छोड़ो, अरे इक्वेशन तो वही हमारी, अब क्या करना, लेकिन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की एसिड के साथ में। अब नाम बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब यहाँ पर बात की जा रही है मेटल कार्बोनेट्स की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में। अब बात करते हैं यार ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब, बहुत दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रॉकेट साइंस लग रहा है, लेकिन ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें।
अब यार यहाँ पर बात की गई है सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट जो होता है हमारा, इस कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, ठीक है। तो जब हम लोग लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर मैंने लिख दिया Na, यहाँ पर मैंने लिख दिया CO3, ठीक है। अब Na की वैलेंसी कितनी है 1 है, तो CO3 के आगे 2 तो लगेगा नहीं, लेकिन CO3 की वैलेंसी 2 है, तो इस Na के आगे यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट रेडी है, ये सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, ओके। अब रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। Na2CO3 राइट प्लस HCl, ओके। अब यार जनरल रिएक्शन क्या होती है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो होती है मेटल कार्बोनेट स्लैश प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, समझा। इसके अंदर CO2 बनता है। इसकी खासियत होती है कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स और एसिड की रिएक्शन होती है उसके अंदर CO2 ये चीज़ बनती है। अब क्या हुआ यार, जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ से CO2 गैस निकली, क्योंकि रिएक्शन तो हो गई, अब CO2 गैस निकली। ये CO2 गैस जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब से गई और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेके रखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। अब क्या हुआ, जब ये हमने पास की, जब ये रिएक्शन हुई यहाँ पर, यहाँ से CO2 पास हुई तो ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पर गई और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास चली गई। अब इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को, ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ये जो लाइम वाटर है इट टर्न्ड मिल्की, इसका जो कलर था, जो दिखने में हमको जो दिख रहा था, इट टर्न्ड मिल्की। अब यहां पर Na2CO3 की जगह पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता था, यानी कि NaHCO3 ये चीज भी हो सकती थी। इस केस के अंदर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इस केस के अंदर भी जो हमारा आंसर है वो सेम ही रहेगा। यार इस रिएक्शन को जब भी तू लिखेगा तो ये ध्यान रखना कि हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखना है। अब मैंने जैसे कि बात की थी कि वो जो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट ट्यूब था जिसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था CaOH2, इसके अंदर बेसिकली CO2 आया और ये जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन गया, राइट, वो मिल्की बन गया। तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब के अंदर CaOH2 था, ऊपर से आया CO2, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये जो CaCO3 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारा जो लाइम वाटर मिल्की बन गया था ना, वो मिल्की क्यों बना था, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन हो गया था CaCO3 का। CaCO3 जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये एक प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब था इसमें ये नीचे बड़ी ही आसानी से जमा हो गया, ये बड़ी ही आसानी से जमा हो गया, जिसके कारण हमारा जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन गया। ओके, अब बात करते हैं यार कि ठीक है थोड़ी देर CO2 पास किया, लेकिन अगर हमने एक्सेस CO2 पास कर दिया, ज़्यादा CO2 पास करता तो क्या होगा, हमारे पास में CaCO3 प्लस ये H2O था, ठीक है, ये बन गया था। लेकिन हम और CO2 पास किए जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो वापस से CO2 ऐड होते जा रहा है। ओके, हम लोग एक्सेस में CO2 दिए जा रहे हैं, उस केस में बनता है CaHCO3 होल ट्वाइस, और ये बेसिकली होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ये पानी में सॉल्युबल नहीं था, इसकी तो प्रेसिपिटेट बन जा रही थी, लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। तो एक्सेस CO2 पास करने से हमारे पास में ये बनेगा जो कि है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है। अब जो लाइमस्टोन होता है, जो चौक होती है, जो हमारा मार्बल तक होता है ना, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितना भी जो भी लाइमस्टोन होता है, चॉक्स होती है, हमारे जो मार्बल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। हमको एक चीज़ पता चली कि जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो हमको CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है। जैसे कि मेटल और एसिड्स का जब रिएक्शन हो रहा था तब हमें H2 गैस मिल रही थी, उसी तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन होगा एसिड के साथ में, तब हमको ये जो है CO2 गैस मिलेगी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला केस है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको गलती से भी भूल मत जाना। अब अलग अलग रिएक्शंस तो बहुत कर ली दोनों ने, अब एसिड्स एंड बेसेस दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस और एसिड जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। यार ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि सबसे आसान है, ठीक है। अब एक एसिड लेते हैं, चलो कोई भी एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, और एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है। अब एसिड और बेस हमने कैसे आइडेंटिफाई किए थे, हमने इंडिकेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए थे। आगे इस बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं तुझे। तो हमने क्या किया, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करवा दिया, HCl
प्लस NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, राइट, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो मुझे पता है कि वाटर क्या होता है, मैं यहाँ पर आगे H2O लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर H2O लिख दिया, ठीक है, तो कोई हवा से तो आया नहीं, ये जब रिएक्शन हो रही है इसी रिएक्शन में से आया, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर है HCl, राइट, यहाँ पर है NaO और H, ठीक है। अब क्या हुआ, H2O बन गया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक O है, एक H है, एक H है, यानी कि अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखता हूँ तो ये H2O बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, ओके। H2O मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये तीनों तो यूज़ हो गए, बचा क्या है, Na बचा है और Cl बचा है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं NaCl, लिख दिया NaCl, हो गया H2O NaCl। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों होती है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलकर अपने जो इफेक्ट्स है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यार जब भी एक एसिड, ये एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट और पानी बनता है, मतलब एक पानी नहीं पानी बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद कैसे रखना है, हमको पता है वाटर बन रहा है, राइट, ये बस इतना याद रखना पड़ेगा कि वाटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया HCl लिख दिया, NaOH लिख दिया, HOH H2O बना, कट गया, NaCl बचा, यहाँ पर NaCl लिख दिया, आसान है, ठीक है। अभी ये हर रिएक्शन के लिए ऐसा जस्टिफाइड नहीं होता है, लेकिन हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ओके। अब देख काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, वो मैं तुझे समझाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि हमने ऊपर देखा, बेस और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ओके। इससे हमको एक चीज़ पता क्या चलती है कि अगर मेटल ऑक्साइड की जगह अगर बेस था तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था, और अगर मेटल ऑक्साइड है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। यानी कि यार मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होता है नेचर के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट में तो हमको सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है ना, राइट। तो इसीलिए जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ये एक बीकर है, इसको बीकर बोलते हैं, समझा, ये एक बीकर है, ये बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड डाला, इसके अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड डाला, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके अंदर HCl डाला, ठीक है, इसके बाद में हमने HCl डाला। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, CuO प्लस HCl फॉर्म्स CuCl2 प्लस H2O, ओके। क्या होता है ना कि जब हम लोग इसके अंदर ये डालते हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, जो कलर है वो कुछ ऐसा ब्लू ग्रीनिश टाइप हो जाता है। अब कॉपर ऑक्साइड तो डिसॉल्व हो गया, तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर आता है ना, वो किस कारण से आता है, वो फॉर्मेशन ऑफ CuCl2 के कारण आता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉपर, यहाँ पर 2 रोमन नंबर में क्लोराइड, ओके। इसके फॉर्मेशन के कारण जो है बेसिकली ये ब्लू ग्रीन कलर आता है। तो एक मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ में हमको सॉल्ट और वाटर देती है। वाटर हमको याद रखना है, वाटर हमने अगर याद रख लिया तो बाकी की चीज़ें हमारे लिए आसान है। यहाँ पर कॉपर 2 क्लोराइड बन रहा है जो कि बेसिकली एक सॉल्ट है। अब मैंने थोड़ा सा ना दिमाग लगाया यार, मैंने देखा कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो था बेसिक इन नेचर। तो अगर मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करता हूँ तो शायद नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होंगे नेचर में, ठीक है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया चीज़ों को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इसको MB से याद रख सकते हैं, वेयर M इज़ मेटालिक ऑक्साइड्स एंड B इज़ बेसिक इन नेचर, समझा। उसी तरीके से यार जब मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होंगे, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब ये एसिडिक है, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करा रहे हैं, तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन क्या होती है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि ना सारी की सारी चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्टेड सी है, बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पर हमको हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड दिख रही है। ऊपर जो हमने देखा तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स थे ये थे बेसिक इन नेचर। अब जब बेस और एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमने ऊपर ही देखा था कि हमको सॉल्ट और पानी मिलता है ना। अब उसी तरीके से क्या हुआ कि हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करा दिया। चूंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में और जो हमारा बेस होता है वो तो अगेन बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन वापस से बन जाएगी सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है।
अब भाई हमने काफ़ी रिएक्शंस तो देख ली, अब थोड़ी सी समानता की बातें करते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। एसिड्स और बेसिस में कॉमन होता है, क्या होता है कि बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दोनों जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं ये दोनों अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जब हम एसिड या फिर बेस को पानी में डालते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, समझा, वाइब आ रही है, ओके। सो देख अब यार जब हम एसिड या फिर बेस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है। देख एसिड की पहचान होती है कि एसिड जो है बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि H+ आयंस देती है जब हम उसको पानी में डालते हैं। यानी कि जब हम एसिड की डेफिनेशन लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहले तो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देती है, ठीक है। दूसरा इट टेस्ट सार, यानी कि सार टेस्ट होती है। और तीसरा कि इट रिलीजेस H+ आयंस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है कि जब हम इस चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं, किसी भी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जैसे कि H है, Cl है, ठीक है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि ये H+ बन जाएगा और ये +Cl- बन जाएगा। उसी तरीके से अगेन ये जो हमारा H2SO4 है ये बनाता है H+ और SO4 2 नेगेटिव। तो दिख रहा है ये H+ बन रहा है, यहाँ पर ये H+ बन रहा है, ठीक है। यही कारण होता है, यही चीज़ है बेसिकली कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो पानी के अंदर H+ आयंस देते हैं। अब ये जो H+ आयन हमको पानी के अंदर मिलता है ना, ये स्टेबल नहीं होता है। जैसे कि तू मेरे बिना स्टेबल नहीं है, उसी तरीके से जो H+ आयन है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, H+ जो है वो पानी के साथ मिलता है एंड एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये बेसिकली स्टेबल होता है। तो जब भी कोई एसिड पानी के अंदर मिलता है तो क्या होता है कि जो H+ आयन्स होते हैं वो H2 के साथ में रिएक्ट करके H3O+ बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है। H+ अकेला जो है वो अनस्टेबल होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जब हम बात करते हैं एसिड की पानी के अंदर तो क्या होता है, सबसे पहले तो एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर। अब इसके अंदर हमको देखने को मिलता है H+, ठीक है। तो एक एसिड पानी के अंदर H+ आयंस देता है। उसी के साथ साथ ये जो H+ होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। इसलिए क्या करता है कि ये पानी के साथ मिलता है और बनाता है H3O+ आयन जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है। और जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो हमारा स्टेबल होता है। अब बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का फंडा क्या होता है कि जब अगर मान ले कि ये जो H+ आयन है ये बन रहा है तो हम पहचान कर पा रहे हैं, राइट, कि यार ये जो है वो बेसिकली एक एसिड है। अगर इस H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, यार किसी भी इंसान के पास में अगर पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इंसान है। उसी तरीके से यार अगर H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है, H+ आयन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, पानी के अंदर बढ़ जाती है। अगर जो ये जो हमारा एसिड है वो ज़्यादा H+ आयन्स दे पाता है, इस केस में ये जो हमारा एसिड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। एट द सेम प्लेस अगर H+ आयन की मात्रा जो है वो कम रहती है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम उस एसिड को एक वीक एसिड बोलेंगे। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का फंडा बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वीक और स्ट्रॉन्ग इंसान का है कि भाई ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग इंसान के पास में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पावर है। उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ज़्यादा H+ आयंस दे पा रहा है। वीक एसिड जो है, वीक एसिड के पास में इतनी शक्ति नहीं है, तो वीक एसिड जो है वो बेसिकली कम H+ आयंस फर्निश कर पा रहा है। तो अगेन वही बात हो गई, जो अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा H+ आयंस फॉर्म करते हैं, मोर नंबर ऑफ H+ आयंस फॉर्म करते हैं, उस एसिड को हम बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरीके से अगर वही एसिड जो है वो लेस नंबर ऑफ H+ आयंस फॉर्म कर पा रहा है अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वस सोल्यूशन लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उस टाइम वाटर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्वस होता है। तो जो एसिड जो है वो लेस नंबर ऑफ H+ आयंस फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एक माइल्ड या फिर एक वीक एसिड। ओके, ये बात तो हो गई एसिड्स की। अब एसिड की पहचान तो हमारी हो गई थी H+ से। अब बेस की पहचान कैसे होगी? बेस की पहचान इस तरीके से होती है कि हमारा जो बेस होता है वो पानी के अंदर अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयंस देता है, ठीक है। तो वही बात हो गई अगेन, NaOH जो कि एक बेस है, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स Na+ OH-। तो ये जो OH- है ये होती है पहचान एक बेस की, तो बेसिकली जब NaOH जो है वो डिसोसिएट होता है अपने आयंस के अंदर, Na+ और OH- नेगेटिव के अंदर, ये OH- जो है ये पहचान होती है कि हाँ भाई ये जो सब्सटेंस है वो एक
बेस है। उसी तरीके से और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं KOH, अगेन KOH वाटर, ये बन गया K प्लस प्लस OH नेगेटिव, राइट। अगेन OH माइनस बन रहा है, ये पहचान किस चीज़ की, ये पहचान है अगेन बेस की, ठीक है। उसी तरीके से MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। H2O वापस से तो हो जाएगा Mg2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 2 था, प्लस OH नेगेटिव, अगेन OH नेगेटिव बन रहा है, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है। अब बात करते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, यानी कि ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे के सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ एल्कली करते हैं। कौन से करते हैं? एल्कली। ये सोपी होते हैं, अगर हम इसको, ये बेसिकली टच करने पे सोपी होते हैं, बिटर होते हैं और कॉरोसिव होते हैं, और ये जो है इनको हमको टच नहीं करना चाहिए, फिर टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे मे कॉज हार्म। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। अगेन हमने जो ऊपर देखे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में है वही NaOH, ठीक है, KOH, उसके बाद में फिर CaOH होल ट्वाइस। तो ये कुछ हमारे एल्कलीज हैं जो कि बेसिकली पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं, दे माइट कॉज हार्म। अब यार इतना सब करने के बाद में हमने देख लिया कि जो एसिड है वो पानी के अंदर H+ आयंस देते हैं, बेसिस OH माइनस आयंस देते हैं। उसी तरीके से हम वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये बेसिकली एक एसिड है HX, ठीक है, प्लस MOH यहाँ पर दिख रहा है, एसिड है इसलिए यहाँ पर H आ गया, बेस है इसलिए यहाँ पर OH आ गया। क्या होगा? सॉल्ट और पानी फॉर्म होगा, तो हम लोग पहले ही H2 यहाँ पर लिख देते हैं, पानी तो हमारा बन गया, ठीक है। HOH यानी कि ये HOH मिला के क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब बचा है MX, ठीक है, MX। तो ये MX मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो यार और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं कि भाई एसिड H+ आयंस देता है, बेस OH माइनस आयंस देता है, ठीक है, ये जाकर बन जाता है H2O। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एसिड या फिर बेस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, काफ़ी हीट निकलती है। तो हमेशा जब भी हम एसिड को जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे डालना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे, और इस कॉर्नर से नीचे डालना चाहिए। जो कॉर्नर दिख रहा है ना, इस कॉर्नर से जो है बेसिकली नीचे डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। और क्या हो सकता है कि ये एसिड जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है, विच में कॉज हार्म टू आवर स्किन्स। इसलिए हमेशा इसको धीरे धीरे डालना चाहिए और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ डालना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट हमको उसको मिक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए सबसे पहला ध्यान हम लोग क्या रखेंगे कि हम इसको ड्रॉप वाइज डालेंगे, ठीक है, ड्रॉप वाइज डालेंगे एसिड को। एंड सेकंड चीज़ जो है वो हम इसको कॉर्नर से डालेंगे, ठीक है, ताकि वो बेसिकली कॉर्नर से स्लाइड होते होते नीचे चले जाए। और तीसरी चीज़ ऐसी है कि हम लोग इसकी कांस्टेंट जो है वो मिक्सिंग करते रहेंगे, स्टरिंग करते रहेंगे। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। देख, जब भी हम लोग दूध के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, राइट। मतलब दूध अगर प्योर है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिलाया जाए तो वो एक टाइम बाद में बहुत पतला बन जाता है। उसी तरीके से अगर मैं एसिड और बेस में पानी मिलाने की बात करता हूँ तो क्या होगा यार कि जो हमारे H3O+, क्योंकि देख H3O+ आयंस जो है वो बनते हैं बिकॉज H+ आयंस जो है वो H2O के साथ मिलते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, राइट। और OH- आयंस रहते हैं हमारे बेस के केस में। क्या होता है कि हम जब ज़्यादा पानी मिला देते हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग पानी ऐड किए जा रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं। उस केस में इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। तो यही होता है कि भाई जब भी हम लोग पानी मिलाते हैं, हम लोग ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, अगर हम लोग एसिड या फिर बेस के अंदर पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है यार, H3O+ आयंस और OH- आयंस, इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण होता यह है कि हमारा जो एसिड या फिर बेस है वो डाइल्यूट हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने बात तो कर ली, हमने इंडिकेटर्स की बात कर ली थी कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर हमको बताते हैं कि भाई सामने वाला जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया, अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। भाई अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये pH स्केल को। इन जर्मन दिस मीन्स पोटेंस, और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो स्केल दिख रही है यहाँ पर, ये जो स्केल यहाँ पर दिख रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग 7 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो देयर इज एन इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग 7 के आगे जा रहे हैं तो देयर इज ए डिक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि जब
पीएच की जो वैल्यू है वो 7 के नीचे रहती है, ठीक है। और 7 के नीचे जैसे जैसे वो इंक्रीज करती रहती है वैसे वैसे हमारा एसिड स्ट्रांग होते जाता है, वैसे वैसे हमारा एसिड स्ट्रांग होते जाता है। अब एसिड स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि वैसे वैसे H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। अगेन हमने देखा था कि एक एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग या फिर वीक कैसे बोल सकते हैं, माइल्ड कैसे बोल सकते हैं, वो हम इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से बोल सकते हैं। जब हम लोग पीएच वैल्यू, जब हम लोग 7 के नीचे जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि भाई इंक्रीज होता है H+ आयन में, और जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। उसी तरीके से 7 के अगर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है, 7 के अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इस केस में हमारा OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। हम इसको दोनों केसेस से याद रख सकते हैं। या तो हम याद रख सकते हैं कि 7 के आगे जो है वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, कम होता है, या फिर OH- आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ सकता है। दोनों ही केस में हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो हमारा बेसिक नेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दूसरा OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं किसी इस पॉइंट पर, आगे मैंने दिखाया है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का जो बेस है, राइट, वो इस पॉइंट वाले बेस से वीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इस पॉइंट पर कम होगी, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पर इससे भी ज्यादा होगी, राइट, उस पॉइंट पर इससे भी ज्यादा होगी। इस केस में ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ये इससे वीक बेस रहेगा, ओके। और यहां पर जब हम बात करेंगे तो अगेन इस पॉइंट का जो एसिड रहेगा वो इस पॉइंट वाले से थोड़ा सा वीक रहेगा। क्यों वीक रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा।